Good morning, students. It's your SST class. Student, today we will discuss a new chapter in Geography Agriculture. In this chapter, we will discuss about the factor influencing agriculture and different types of farming, major crops such as food crops, cash crop, fiber crops, and beverage crops, agriculture development, India and the world. So, start the chapter. The cultivation of the plant or rearing of animals to obtain their product for human use is called agriculture. एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं या फिर एनिमल्स को रेयरिंग करते हैं, यानी उनको पालते हैं. किस लिए पालते हैं? जब हम उनको उनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो हम पालते हैं उनसे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलता है उसके लिए, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन सिंस लॉन्ग टाइम एगो. और एग्रीकल्चर काफ़ी पहले से, बहुत पुराने टाइम से ये इसका एग्रीकल्चर का सिस्टम चलता आ रहा है, यानी बहुत पहले से ये प्रैक्टिस में है. ऑल्दो अर्ली ह्यूमन्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स और फूड. बहुत पहले जब अर्ली ह्यूमन्स थे तो वो अपने फूड के लिए या एनिमल्स के लिए प्लांट्स पर या फॉरेस्ट पर, यानी अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे, वो सिर्फ फॉरेस्ट प्लांट पर या फिर एनिमल्स के लिए. लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें फूड्स को कल्टीवेशन करना है और इस तरीके से एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ. एट प्रेजेंट आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिया टू. और इंडिया में भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है और लगभग 2/3 ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. और हमारी कंट्री में भी जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड है. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं? एग्रीकल्चर इज़ नॉट द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बेटा हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में सेम नहीं है. यानी आप इंडिया में भी देंगे तो हमें इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स है वो देखने को मिलती है. पैटर्न अलग होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है. एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर. एग्रीकल्चर हमारी जो वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी के फैक्टर्स पर डिपेंड देखने को मिलती है. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को? सबसे पहले है हमारा क्लाइमेट. यानी आप देखेंगे बेटा कि क्लाइमेट जो होता है वो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. द क्रॉप्स ऑफ एन एरिया डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्लाइमेट. और किसी भी एरिया की जो क्रॉप है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंड होती है उस एरिया के क्लाइमेट पर. फॉर एग्जाम्पल वीट कैन बी ग्रोन इन एरिया विथ कूल विंटर. आप सबको पता है कि वीट कब बोया जाता है, यानी विंटर में. एंड इट ग्रो बेस्ट इन कूल मॉइस्ट सीजन. और अच्छे से कब ये ग्रो होता है? कोल मॉइस्ट सीजन में. एंड रिपन इन ड्राई एंड वार्म कंडीशन. और कब पक जाता है? जब ये ड्राई और वार्म कंडीशन होती है. तो इस टाइप के दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एट प्रेजेंट इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश. इस तरह की हमें क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पे मिलती है? पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में. तो इन्हीं जगह पर वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. Therefore, wheat is grown extensively in these area. और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एरिया में, इन एरियाज में वीट ग्रो किया जाता है. इन अ सिमिलरली वे, इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं वो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट आता है सॉइल की कंडीशन. क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो. जो क्रॉप्स होती है उनको ग्रो होने के लिए अलग तरह की एक डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की ज़रूरत होती है. जैसे कि वीट जो होता है, वीट के लिए हमें कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? लोयमी सॉइल होती है. राइस के लिए एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी होती है. और जो कॉटन उगाई जाती है उसके लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है. तो हर एक अलग अलग तरह की क्रॉप्स के लिए हमें अलग अलग तरह की सॉइल की जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो इसी तरीके से हमें
क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन भी हमारे फैक्टर एग्रीकल्चर के हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रेनफॉल। द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड ऑन द रेनफॉल ऑफ द रीजन। और जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ होती है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है उस एरिया में, उस रीजन में। यानी आप देखेंगे बेटा कि जब कोई भी फसल उगाई जाती है तो उसके लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। यानी अगर अच्छी बारिश हो जाती है, उसको सिंचाई की अच्छे से हो जाती है, उस क्रॉप की अच्छे से उसको पानी मिल जाता है तो फसल अच्छी होती है। राइस रिक्वायर्ड, जैसे कि राइस को 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की हैवी रेनफॉल चाहिए। इसीलिए राइस कब बोया जाता है हमारा, जब रेनी सीजन होता है। वीट के लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर। एंड मिलेट्स के डू नॉट रिक्वायर्ड मच रेनफॉल। इसी और मिलेट्स जो होते हैं उनको रेनफॉल नहीं चाहिए होती है, वो तो बिना रेनफॉल के भी उग जाते हैं। इसी वजह से जो डेजर्ट होता है वहाँ पर मिलेट्स जो हैं ये उगाए जाते हैं। अब मिलेट्स क्या होते हैं, ज्वार, बाजरा, ये जो होता है बेटा, ये इन सबको मिलाकर हम, जो हमारा ज्वार है, हमारा बाजरा और रागी, इन तीनों को मिलाकर मिलेट्स, जो तीनों फसल होती है इनको मिलेट्स कहा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है हमारी, यानी किसी भी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कितनी मात्रा में लेबर और टेक्नोलॉजी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज अनदर मेजर फैक्टर अफेक्ट द एग्रीकल्चर। जो हमारी लेबर की अवेलेबिलिटी है वो दूसरा मेजर फैक्टर है जो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ द हार्ड, खेती के लिए हमें बहुत सारा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। एंड इन द absence ऑफ द पीपल डू नॉट दिस वर्क। और जो अगर पीपल नहीं रहेंगे तो इतना सारा वर्क कैसे हो पाएगा, क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, और क्रॉप भी नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, यानी बेटा जिनके यहाँ खेती होती है उन सबको पता है कि जो खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है। हम देखेंगे कि फसल जब बोई जाती है, जब उसकी जुताई की जाती है या फिर उसको काटा, हार्वेस्टिंग के समय काटा जाता है, तो तब बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर लेबर नहीं रहेंगे तो हम किस तरीके से एग्रीकल्चर का वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने तरह की फार्मिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर डेट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। यानी कौन कौन जो फैक्टर एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इस फार्मिंग में फार्मर जो होता है वो फसल को ग्रो करता है मेनली टू फीड देयर एंटायर फैमिली, यानी अपनी फैमिली के पेट को भरने के लिए, यानी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उनके खाने के लिए वो फसल को उगाता है। यानी वो मार्केट में बेचने के लिए फसल नहीं उगाता, सिर्फ इतनी फसल उगाई जाती है कि जिससे उसकी फैमिली को जो है पूरी तरीके से अच्छे से वो अपना पेट भर सके। देयर माइट बी वेरी लिटिल और नो सरप्लस फॉर ट्रेड पर्पस, यानी उसके पास थोड़ा या ज़्यादा कोई भी वेरी लिटिल न, बहुत थोड़ा सा, या फिर नो, बिल्कुल ना के बराबर सरप्लस होता है, किसके लिए, ट्रेड के लिए, यानी वो मार्केट में बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज 2 टाइप्स, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगेन 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला आता है इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल फार्म प्लॉट इज यूज टू कल्टिवेट मोर देन 1 टाइप्स ऑफ क्रॉप एनुअली। यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक सिंगल फार्म होता है, एक सिंगल फार्म प्लॉट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा फसल को उगाने के लिए पूरे वर्ष में। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज मोर प्रिवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ साउथ एंड ईस्ट एशिया। और सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पर होती है, ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, ऐसे क्षेत्रों में सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। और ये मोस्टली कहाँ होती है, साउथ में या साउथ ईस्ट या ईस्ट एशिया में। पैडी इज़ द मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और पैडी बहुत कॉमन कल्टिवेटेड क्रॉप्स है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज़
सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसको सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जाता है। और ये हमारी ओल्डेस्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर की। इसमें बोथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज वेल एज नोमैडिक हार्डिंग, और इसमें दोनों तरह की एग्रीकल्चर जो होता है उसका सिस्टम इंक्लूड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर हम कह सकते हैं इसमें नोमैडिक हार्डिंग भी इसी तरह की दोनों जो हमारी एग्रीकल्चर की हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब क्या होता है इसमें, मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वेजिटेशन जनरेट होती है क्विकली, बहुत जल्दी से वेजिटेशन वहाँ पर उग जाती है। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट एरिया, और ये जनरली कहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, ट्राइब्स के द्वारा की जाती है, जंगलों में। दे क्लियर अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय कटिंग द ट्री। अब वो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले वो पेड़ों को काट कर अपना लैंड क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एंड बर्निंग देम, और फिर उसको जला देते हैं। ठीक है, यानी पहले वो पेड़ों को काटेंगे ताकि वहाँ पर खेती कर सकें और उनको जला देंगे। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इंक्लूड मेज, पोटैटोज, यम, कसास्वा। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम उगाया जाता है, इसमें मेज, पोटैटोज, यम्स एंड कसावा। दे यूज द प्लॉट टिल द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, और ये तब तक इस प्लॉट को यूज़ करते रहते हैं जब तक कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को खो ना दे, यानी उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए। देन दे मूव टू डिफरेंट लोकेशन फॉर फार्मिंग, और जब उसकी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरी प्लॉट पर चले जाते हैं फार्मिंग के लिए। हैंस द नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। देखिए बेटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है शिफ्ट होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। नोमैडिक हार्डिंग एज द नेम implies consists of nomadic tribe moving from place to place with the domesticated animal in search of fresh pasture। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ये किसके द्वारा की जाती है, नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा की जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ जाते हैं, उनके किसके लिए, सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर, उनके चारागाहों के लिए। एनिमल्स इंक्लूड, और उनके पास कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, डंकी, कैटल, हॉर्स, कैमल, याक, शिप, गोट एक्सेट्रा। नोमैडिक हार्डिंग इज जनरली प्रैक्टिस इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा एंड सेंट्रल एशिया। नोमैडिक हार्डिंग जो होती है वो जनरली कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जो कि सहारा और सेंट्रल एशिया के रीजन है। ठीक है, उनके एरिड और सेमी एरिड में। लेकिन भारत में कहाँ की जाती है, इन इंडिया नोमैडिक हार्डिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिड रीजन। भारत में एरिड रीजन में की जाती है, जो कि कहाँ, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एरिया में की जाती है। द मूवमेंट ऑफ द हार्ड्समैन इज इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट एंड टेरेन, और जो मूवमेंट होती है हार्ड्समैन की वो इन्फ्लुएंस होती है क्लाइमेट और टेरेन पर। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इसमें कमर्शियल फार्मिंग की जाती है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, यानी हम जो क्रॉप्स उगाएंगे वो क्रॉप्स मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए कमाई जाती है। इट इंक्लूड एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है फॉर फूड प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स, यानी जो फसल है फूड को उगाने के लिए भी और बेचने के लिए भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इट इज़ अंडरटेकन ऑन लार्ज स्केल एंड हैवी मशीनरी इज़ यूज्ड इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द फार्मिंग प्रोसेस, और इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी स्केल पर या बहुत हैवी मशीनों का यूज़ करते हैं फार्मिंग प्रोसेस के लिए। इट इंक्लूड ग्रेन फार्मिंग, इसमें ग्रेन फार्मिंग भी इंक्लूड है और मिक्स फार्मिंग भी इंक्लूड है, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का प्लांटेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। वीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। वीट और मेज जो है वो मेन क्रॉप्स है जो हमारी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में यूज़ की जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड ग्रासलैंड ऑफ यूरोप, और ये कहाँ पर की जाती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी जहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा घने कम लोग पाए जाते हैं, पॉपुलेशन पाई जाती है, ग्रासलैंड ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। यानी इस तरह की जो
एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो कम पॉपुलेशन वाले ग्रासलैंड एरिया जो हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया वाले में ऐसे एरिया में की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ फूड, और मिक्स्ड फार्मिंग में कौन क्या इन्वॉल्व होता है? कल्टीवेशन ऑफ द फूड, यानी फूड का कल्टीवेशन, उसी के साथ एज वेल एज फूडर क्रॉप्स, यानी वहाँ पर जो चारे की भूसे के लिए जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी उगाया जाता है, और इसके साथ साथ एंड द एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को भी पाला जाता है। मिक्स फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? ये यूरोप, ईस्ट यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में ये बहुत फेमस है। हैव यू एवर सीन अ बनाना प्लांटेशन? क्या आपने कभी बनाना प्लांटेशन या कॉफ़ी प्लांटेशन या टी प्लांटेशन देखे हैं? ये क्या होते हैं? सब ये कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। यानी बनाना, कॉफ़ी, टी, इन जब को उगाया जाता है तो ये कैश क्रॉप्स कही जाती है। और कैश क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन प्लांटेशन, जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो जनरली कहाँ पर उगाई जाती हैं? प्लांटेशन में। द प्रोडक्ट ग्रोन ऑन प्लांटेशन जनरली रिक्वायर्ड प्रोसेस बिफोर देयर फाइनल मार्केट, और जो प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांटेशन में उगाए जाते हैं उनको एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है मार्केट में जाने से पहले। द प्रोसेस प्लांट और ऑल्सो जनरली फाउंड क्लोज टू द प्लांटेशन इटसेल्फ, और ये जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का कहाँ पर? बिल्कुल ही हमें प्लांटेशन के नज़दीक ही दिखाई देता है। प्लांटेशन आर कॉमन इन द ट्रॉपिक्स, और प्लांटेशन कहाँ पर की जाती है? ट्रॉपिक्स एरिया में की जाती है। जो हमारी वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में अराउंड 1.3 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड इन लाइव स्टॉक फार्मिंग में 1.3 बिलियन जो पीपल हैं वो पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उनको रोज़गार मिलता है। नेक्स्ट आता है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? बेटा आप सब देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? इनमें हमारी फसल, हमारे ग्रियल्स, हमारे मिलेट्स, इस तरह की फसल हमारी इंक्लूड्स होती हैं। दोज कल्टिवेटेड फ्रॉम ऑब्टेन फाइबर सच एज कॉटन, और इनमें फसल में हमारे बहुत सारे फाइबर्स जो एग्रीकल्चर भी है वो है कॉटन, जूट, ठीक है। एंड दो कल्टिवेटेड फॉर बेवरेज सच एज टी एंड कॉफ़ी, और इनमें हमारी टी और कॉफ़ी भी इंक्लूड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में, यानी हमें खाने के लिए कौन कौन सी फसल से मिलता है। सबसे पहला हमारा है राइस इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप मोस्टली कल्टिवेटेड इन द मॉनसून लैंड ऑफ एशिया, यानी राइस जो है ये हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है जो मोस्टली कहाँ कल्टीवेट की जाती है? मॉनसून लैंड में एशिया के। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड डोमिनेट क्रॉप्स इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और ये हमारी इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट क्रॉप्स है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड के कुछ एरिया में ये इट इज़ ग्रोन ट्रीज और ट्रीज आ ईयर, एक साल में 2 या 3 बार उगाई जाती है, ठीक है। अब इसके लिए जो राइस है, राइस को ग्रो करने के लिए किस तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला क्या है? रेनफॉल। कितनी रेनफॉल चाहिए? बेटा आपको पता ही है कि चावल को यानी राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हमें इसके ग्रोथ के लिए चाहिए। एरिया रिसीव लेस रेनफॉल, ग्रो पैडी विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, और जो एरिया जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहाँ पर पैडी उगाई जाती है, किसके हेल्प से? इरिगेशन के हेल्प से। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। राइस प्लांट रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, यानी जब जर्मिनेशन का टाइम होता है, जब उसके उगने का टाइम होता है, प्लांट्स के जर्मिनेट होने का टाइम होता है, तो राइस के प्लांट को मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एंड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, और जब इसकी ग्रोथ होती है तो 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक की इसके टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आती है सॉइल, यानी हमारे लिए राइस के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? रिवराइन एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी बेस्ट है फॉर राइस कल्टीवेशन। लॉमी क्लेली सॉइल इज ऑल्सो कंसिडर गुड फॉर राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन के लिए लॉमी क्लेली जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है।
जैसा कि हमने पढ़ा कि राइस को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, तो राइस कल्टीवेशन इज़ लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स। ठीक है, ऑल द टास्क फ्रॉम स्वर्ग टू सीड, यानी सीड से बोने से लेकर जब तक हार्वेस्ट किया जाता है उसको, तब तक सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? मैनुअली किए जाते हैं, यानी लेबर्स के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। अब राइस हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से एरिया में होती है? चाइना में सबसे ज़्यादा राइस होता है, उसके बाद इजिप्ट, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और जापान आर द मेन राइस प्रोडक्शन कंट्रीज़। ये मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इन इंडिया, भारत में राइस कहाँ पर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और असम में। जापान हैज़ द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर। जापान के पास हाईएस्ट यील्ड राइस पर हेक्टेयर, यानी पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा राइस जो उगाया जाता है वो जापान में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड सम ऑफ द गुड क्वालिटी राइस एज इंडियन बासमती इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट। कुछ जो राइस की बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसमें कि बासमती का नाम आता है, वो एक्सपोर्ट की जाती है, यानी और बासमती का कौन सा? इंडिया वाली बासमती जो है, इंडियन बासमती, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज़ कंज्यूम्ड लोकली, और ज़्यादातर जो राइस का प्रोडक्शन है वो अपने एरिया में ही कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट आती है वीट। वीट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। वीट जो है वो दूसरी इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है, कंज्यूम्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे वर्ल्ड के जो मोस्ट पार्ट है, ज़्यादातर पार्ट में ये वहीं कंज्यूम हो जाता है। इट हैज़ बीन चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड फॉर एटलीस्ट 6000 ईयर। पिछले 6000 ईयर से ये हम ह्यूमन का जो है एक चीफ सोर्स है फूड का, यानी लोग जो है वीट का खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर न्यूट्रिटिव एंड फुल ऑफ फाइबर। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है और फाइबर से भरा हुआ है। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोनोहाइड्रेट्स एंड न्यूट्रिएंट, और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमें किस में मिलता है? वीट में मिलते हैं। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? सबसे पहला रेनफॉल। इट ग्रो वेल इन एरिया विच रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ अराउंड 40 से 75 सेंटीमीटर, यानी ये ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहाँ पर 40 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल होती है। वीट ऑल्सो ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और वीट जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा भी उगाया जा सकता है। इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होती है, जब ये बोया जाता है तो 10 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब इसकी ग्रोथ होती है तो 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सॉइल, वीट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल। वीट जो है अलग अलग सॉइल की वैरायटी में बोया जा सकता है। लोएमी सॉइल अच्छी होती है वीट के कल्टीवेशन के लिए। सो रिलीफ, वीट इज़ मेजर ग्रोन ऑन प्लांट्स प्लेन्स, और ज़्यादातर जो वीट है वो कहाँ पर उगाया जाता है? कौन से एरिया में? प्लेन एरिया में। ठीक है, लेबर के लिए लेबर की कितनी डिमांड होती है इसमें? मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट नेशन ग्रो वीट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन, और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट नेशंस हैं वहाँ पर वीट का यूज़ होता है, वीट उगाने के लिए यूज़ होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एंड मशीन्स का, यानी मशीनों के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फसल उगा सकते हैं। प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से एरिया में मिलता है? ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यहाँ पर वीट हमें मिलता है। इन इंडिया वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। भारत में वीट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान और बिहार, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन एरियाज में जो है ये हमारे वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। Okay student, rest part of this chapter we will discuss on rectum